करने वाले हैं घटना चक्र के आगे का जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड घटना चक्र का पहला चैप्टर है जो अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिस्पेक्ट में है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 के ऑनवर्ड देखेंगे और आज के क्वेश्चन जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के से संबंधित होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी भारत का संविधान होगा वो भारतीय संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ये सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? तो मैं आपको बताऊं, जब नॉन खिलाफत आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन, तो गांधी जी से खफा होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू, गांधी जी से खफा होकर या फिर एक जो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आई थी, और CR दास और मोतीलाल नेहरू वगैरह पहले भी काउंसिल एंट्री की बात करते थे ये लोग। तो यही आपको लॉजिक लगाना है कि जो पार्टी काउंसिल एंट्री की बात करे, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ और हमने बिपिन चंद्रा करते वक्त बहुत डिटेल में देखा हुआ है। उसका चैप्टर है 20 ऑनवर्ड्स, आप देखते हैं तो उसमें आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होने लगती है। और स्वराज पार्टी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी रहा है असेंबली के अंदर। तो आपको यही याद रखना कि ऐसी जो मांग है वो स्वराज पार्टी ही कर सकती है। स्वराज पार्टी ने 1934 में ही ये मांग रख दी थी, अपना एक उनका सेशन हुआ था रांची में, तो वहाँ पर इन्होंने ये मांग रखी थी कि हमारा जो देश का संविधान होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है बनाया जाएगा और जिसमें भारत के ही लोग होंगे। तो इसका जो 36 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ IAS प्रीलिम्स 1996। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर नॉट ट्रू। क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, इन द रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन द अडल्ट सफरेज। तो ये तो बात सही बात है। नॉट करेक्ट की बात पूछ रहा है, तो पहला तो करेक्ट है, पहला तो भाई करेक्ट हो जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है द असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ये आंसर सही होगा, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये एक्चुअली डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर नहीं आई थी, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आई थी। अब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ था मैं आपको बताऊं कि प्रोविंसेस होती थी ना, प्रोविंसेस की जो असेंबली होती थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ के लोग चुनते थे और उनको भेजते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यानी जो डायरेक्ट पीपल है, पीपल ने किसको चुना? लेजिस्लेटिव असेंबली की। यहाँ पे पीपल है, ठीक है, एक कॉमन आदमी है, उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रतिनिधि भेजा और इस प्रतिनिधि में से लोग आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यानी डायरेक्ट पीपल का कोई कनेक्शन नहीं था जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट सभा में आए थे या संविधान सभा में आए थे। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत यही दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, द असेंबली वॉज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। अगला कोई ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, असेंबली वॉज मल्टी पार्टी बॉडी। हाँ, ये भी सही है, जो असेंबली थी उसमें कई सारी पार्टियों के लोग थे। असेंबली वर्कड थ्रू द वेरियस कमेटीज, ये भी सही है। अब आप पूछेंगे इसमें कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है जिसमें सिर्फ 2 हो, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार जो है आयोग के द्वारा भी गलती होती है और कई बार कोर्ट में चैलेंज भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना चक्र एज इट इज रख देता है उसको, ठीक है, नीचे स्टार बनाकर बॉक्स में वो लिख देते हैं कि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो आपको इसमें सही याद रखना है कि ऑप्शन 2 सही होगा, लेकिन वो कहीं पर दिया ही नहीं गया है, तो आपको ये याद रखना। ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट हमें क्या देखना है? एक करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आज बताया कि आज के लगभग जितने क्वेश्चन हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट में है। तो रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये तो अडल्ट फ्रेंचाइज पर नॉट बेस्ड थी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो पहला क्या है? नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सही बात है भाई, अडल्ट वाला कोई अभी चक्कर नहीं आया था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, नहीं, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी भाई। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी पार्टियों के, सभी दलों के नेता थे, उस समय दल भी कई हुआ करते थे।
तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं, इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज़। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और जो आखिरी है वो सही है। जो हमारी असेंबली थी वो वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज़, कई सारी कमेटीज़ बनी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटीज़, फ्लैग कमेटी और कई सारी कमेटीज़ बनी थी, और सबके जो है एक चेयरमैन हुआ करते थे उनके, और भी कई सारे सब अंदर कमेटीज़ के अंदर कई सारे और मेंबर्स हुआ करते थे। तो एक बढ़िया कमेटी के थ्रू जो है काम किया गया था। अब इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 1 एंड डी। पहला क्या है? नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सही है, एंड इट थ्रू द सेवरल कमिटीज, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन MPPCS प्रीलिम्स 2012। और उसके बाद में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ ये सही है, आपको इनकरेक्ट लेकिन सही फाइंड आउट करना है, तो पहला तो सही हो गया भाई, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, पारसीज वेर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, ये भी सही है भाई। चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे क्रिश्चियंस हो, एंग्लो इंडियंस हो, आपको लक्ष्मीकांत में देखेंगे, या उसको आगे हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किस जो है कम्युनिटी से कितने लोग को रिप्रेजेंट किया गया था, और उनके नाम भी शायद दिए हैं उस किताब में। तो इसमें भी आगे हम लोग देखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, और ये 2-3 पार्ट में होगा। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, पारसी, सबको रिप्रेजेंट किया गया था, ये भी सही है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं ये गलत है भाई। देखो ये हम बार बार कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज करके आई थी, जिनके और जो लोग वो होते थे उनको टैक्स, प्रॉपर्टी और उनके पास कितनी है, वो टैक्स कितना देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए मायने रखती थी। तो इसमें यूनिवर्सल ऐसा नहीं था कि 18 साल या 21 साल कोई एज है और सभी लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं था। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। और चौथा क्या है? इट्स इलेक्ट्रल प्रोसेस बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 अलाउड फॉर द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। क्या थी? एडल्ट फ्रेंचाइज पूरी नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, बेस्ड ऑन टैक्स, कौन कितना टैक्स देता है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा ये कितनी खूबसूरत बात है, टैक्स प्रॉपर्टी वाली बात पर हम नहीं करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर करता था कि कौन कितना पढ़ा हुआ है वो जाएगा असेंबली में। दैट्स अमेजिंग आइडिया। लेकिन ये धीरे धीरे आज़ादी के बाद तो इसका कोई मायने ही नहीं रख गया, कोई एनीबडी कैन रिप्रेजेंट यू। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर। भाई साहब कौन थे जो मेंबर्स हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वो कौन थे? वो लोग कौन थे? नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है उनको नॉमिनेट करेगी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ब्रिटिश का कोई काम नहीं है, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें वही लोग थे जो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। मैंने आपको पहले बताया कि ये देश है, इसके अंदर कई सारे प्रोविंसेस बने हैं, ठीक है, और इन प्रोविंसेस के अंदर क्या है? इन प्रोविंसेस के अंदर में प्रोविंशियल असेंबली है। क्या है? प्रोविंशियल असेंबली है, और इसी असेंबली से के लोग जो हैं इलेक्ट करते थे कि किनको कहाँ भेजना है, संविधान सभा में भेजना है, वही लोग आते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी नहीं भेजती थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इलेक्टेड भी होते थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड भी किए गए थे, जैसे प्रिंसली स्टेट के लोग होते थे, या फिर कमिश्नरी स्टेट भी हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन वो ड्राफ्टेड में उतना उनका योगदान नहीं था, ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट्स का। तो ये इसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम ही था ना। कुछ लोग जो हैं इलेक्शन करके भी आते थे, जैसे कि अब ये जो प्रोविंस में आए हैं इनको तो भाई लोगों ने चुना है, ठीक है, लोगों ने चुना है, लेकिन ये आगे संविधान सभा में लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। तो मतलब लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रोविंशियल असेंबली में भेजा। अब प्रोविंशियल असेंबली के जो भी नेता हैं वो आगे इलेक्ट करते हैं किसको?
कि संविधान सभा में कौन जाएगा, तो डायरेक्ट पीपल का पीपल कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। प्लस जो कमिश्नरी स्टेट थे 4 और जो 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स को भी लगभग दी गई थी, ठीक है। 93 और 4 कमिश्नरी स्टेट हुआ करते थे। तो इन लोगों को क्या होते थे, अब प्रिंसली स्टेट हैं तो वो वहाँ पे लोग थोड़ी वोट देंगे, वहाँ पे राजा रजवाड़े नॉमिनेट करके भेज देते थे। तो नॉमिनेशन भी था और इलेक्शन था, इसलिए ये सेम ही हो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज तो हुई नहीं कि कोई 18 साल का सभी लोग वोट देगा कौन जाएगा, ऐसा नहीं था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 41, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, अब जो प्रोविंसेस के मेंबर थे वो कैसे थे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं, जैसे ये संविधान सभा है, इसमें ढेर सारे लोग आए, ये कहाँ से आए, प्रोविंसेस से आए। तो क्या इनको प्रोविंस के लोगों ने भेजा था, नहीं भाई, प्रोविंस के लोगों ने नहीं भेजा था, इनको जो प्रोविंशियल लीडर थे उन्होंने भेजा था। तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सही हो जाएगा, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा ये लोग इलेक्ट होते थे। अगला ऑप्शन क्या था, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दियर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, नहीं ये भी गलत है, ऐसा कोई नहीं था। गवर्नमेंट अगर इतनी जो है केयर करती तो काफ़ी पहले से ही कई सारे लीडर थे कांग्रेस में जिनको कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि एक बार गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था मोतीलाल नेहरू को, वो हम लोगों ने देखा था, नेहरू रिपोर्ट और ब्ला ब्ला। क्वेश्चन नंबर 42, हु वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, ठीक है। हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता था, डायरेक्टली बाय द पीपल, गलत है। नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस, गलत है। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन रूलर्स, ये भी गलत है। बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, मैं आपको यही बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इलेक्टेड, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता था, उनको इलेक्ट किया जाता था प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। ये काफ़ी सेम से क्वेश्चन है, ठीक है। 43 क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह है। हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इलेक्टेड, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है इलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसमें राजेंद्र प्रसाद साहब को टिक मारना पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें जैसे पहली जो संविधान सभा की मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस समय टेम्परेरी रूप से, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी रहते हैं 9 दिसंबर को। अगली मीटिंग जब 11 तारीख को होती है, 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को, तो पहली बार जो परमानेंट इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राजेंद्र प्रसाद साहब बनाए जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 11 दिसंबर को पहला जो है इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं और यही फिर चलते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यही चेयरमैन रहते हैं उसके। सच्चिदानंद साहब 2 दिन के लिए बनाए गए थे, टेम्परेरी थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग किसने चेयर की थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मानना पड़ेगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हेड की थी। इसके बाद में एक तारीख आती इंपॉर्टेंट 11 दिसंबर, क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और एक बात 13 दिसंबर भी तारीख इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है कि 13 दिसंबर 1946 आखिर किस लिए फेमस है। ये दोनों दो अंतर हैं, 9, 11 एंड 13 दिसंबर की तारीख 1946 में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने 9 को बता दिया, सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने थे टेम्परेरी, इसमें 11 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या कर दिया गया था, परमानेंट इलेक्टेड मेंबर्स बनाया गया था। और 13 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, विच इज़ फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, फर्स्ट डे सेशन, तो फर्स्ट डे सेशन अगर बात कही गई है तो सच्चिदानंद साहब भी करेंगे, हालांकि ये टेम्परेरी थे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस 2013, अभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब देखो ये पूछना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। तो देखो इसमें सबसे पहली बात आपके कन्फ्यूजन के लिए आसानी ये है कि जो है इसमें सच्चिदानंद साहब का कोई जो है ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो टेम्परेरी थे, ठीक है। तो फाइनल रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को ही बनाया गया था।
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो ये इंडिपेंडेंट इंडिया में सेम क्वेश्चन है, एमपीपी से 2010 में पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के एम मुंशी नहीं होगा, राजा गोपालचारी नहीं होगा, अम्बेडकर जी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, क्वेश्चन सेम है, बस कभी वर्ड के साथ खेला जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश ऑन। देखो मैंने आपको बताया ना 9 दिसंबर की तारीख को ही जो है पहली मीटिंग होती है, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक जो है टेम्परेरी मेंबर बनाया जाता है, पहली मीटिंग होती है, और इसी तारीख को इस्टेब्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। उसके बाद में व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश, देखो सेम क्वेश्चन है, बट इसमें केवल ये क्वेश्चन इजी कर दिया गया कि आपको मंथ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दिसंबर 1948, 9 दिसंबर, ये तो गलत ही, काफ़ी दूर है। 48 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, तो दिसंबर 1946 में हुआ था, और टू बी वेरी प्रिसाइज 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1990 में क्वेश्चन पूछा गया। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिली? तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, 1900 दिसंबर। अभी आगे इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर।